आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल के कुछ न्यूज़पेपर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो हैं वो रीड करते हैं। पहला है आरक्षण पर गर्मा गर्मी। लेकिन उससे पहले हम एक कोट जो है वो पढ़ेंगे जो कि महर्षि अरविंद के द्वारा दिया हुआ था, अरविंद जी के द्वारा दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि बीते कल की निराशा, त्याग और संभावनाओं से भरे भविष्य के लिए जो अतीत मर चुका है, भविष्य जीवंत है। मतलब एक कहा जा रहा है कि बीते जो टाइम जो आपका व्यतीत हो चुका है उसके बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके लिए जो भविष्य जो अभी भी तैयार है उसके बारे में ज़्यादातर सोचा जाए। हम बात करते हैं आरक्षण पर गर्मा गर्मी की। आरक्षण की बातें जो इसमें कही जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी का आज़ादी का जो आंदोलन केवल अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए नहीं था, बल्कि सदियों में गुलाम भारत इसी आत्म गौरव से जाकर जुड़ता है। इसमें अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आरक्षण की जो काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही है कि आरक्षण को हटा दिया जाएगा। आरक्षण को जो कुछ नई सरकार आई है वो संविधान में बदलाव करके, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी है वो संविधान में बदलाव करके आरक्षण जो है वो हटा देगी, लेकिन बीजेपी ने इस सब चीज़ों से नकारा है कि इस तरीके की कोई बातें नहीं है। भारतीय समाज, खासकर हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी, तो हम आरक्षण के बारे में बात करते हैं कि किस हिसाब से पहले जातिगत जो है जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में भेदभाव जो है वो किया जाता था। कुरीतियाँ थी वह जातिगत आधार पे इंसानों में भेदभाव करने और उन्हें छोटा या बड़े पैमाने की इस हद तक थी कि कथित नीची जाति में पैदा हुए लोग अछूत समझे जाते थे, और जो कि ऊंची जाति में पैदा होता था वो उनके साथ जानवर की तरह व्यवहार करता था जो नीची जाति में पैदा होते थे। और लेकिन स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये जो जातिवाद, जो जाति के तरीके जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये लोगों में वैसे किसी पर्पज़ से वैसी चीज़ों से नहीं आए। लोगों में ऑक्यूपेशन के ज़रिए, पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से ये जातिवाद था, लेकिन लोगों ने फिर इस चीज़ को दिमाग में डाल दिया कि जो नीची जाति में पैदा होगा वो मतलब नीचा है, वो ऊंची जाति में पैदा होगा वो ऊंची जाति का, इस तरीके से चीज़ें हुई थी। लेकिन ये भी इसमें एक मतलब कुछ बातें इसमें बताई गई हैं कि जो हिंदू समाज ये कि जो एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया है कि जो तमिलनाडु में एक नाडार जाति की महिलाओं को, जो नाडार नाम है उनका, वो एक जाति की जो है वो महिलाओं को अपने शरीर के ऊपर जो कि भाग उनको खुला रखने तक की इजाज़त थी। ये जातिवाद जो उनके साथ भेदभाव जो किया जाता था, मतलब उनको मतलब कपड़े वगैरह ढकने की वो नहीं थी, उनको खुला ऊपरी का भाग जो है खुला रखने की इजाज़त थी, और उनकी पोशाक भी दूसरी होती। यह परंपरा 1854 तक जारी रही, और इसी प्रकार केरल के त्रावणकोर इलाके में भी एक जाति की महिलाओं के लिए भी यही नियम था। इससे पहले उत्तर भारत में 1820 से लेकर 21 तक कथित निचली या दलित जातियों की महिलाओं की शादी के बाद ससुराल जाने से पहले दूल्हे के गांव के मठाधीश के पास कथित शुद्धिकरण के लिए उन्हें वहां पर ले जाया जाता था। और हिंदू में दलितों पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक अत्याचार की कोई सीमा भी नहीं थी। और 1978 में मंडल कमीशन बनाकर इसकी पहचान की गई, और 1990 में उन्हें भी आरक्षण जो है वो दिया गया। ये आरक्षण की बातें इसमें हो रही कि आरक्षण उन्हें दिया, मगर इनका आरक्षण जो था वो राजनीतिक क्षेत्र में ना होकर लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी में था। बाद में मनमोहन सरकार ने पहले कार्यालय में उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी इस वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया, और यह कार्य स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने मानव संसाधन मंत्री रहते किया था। और चुनावों में आरक्षण का मुद्दा उठाने का संबंध संविधान में है, और यही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो भाजपा के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। इस तरीके से भी कही जा रही है कि क्या कोई आरक्षण को ख़त्म कर सकता है, जो कि संविधान में, जो कि इतना पुराना, और इस तरीके की बातें जो संविधान में लोगों के द्वारा जोड़ी गई हैं कि आरक्षण जो है वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जबकि संविधान में इसका पुख्ता जो है वो इंतज़ाम किया गया। अतः यह भी तय किया कि संविधान बदले बिना ये काम संभव नहीं हो सकता। और भारत में आज़ादी के साथ ही आरक्षण शुरू हो गया था, और संविधान में पहले संशोधन भी एक पिछड़े व गरीब वर्ग की महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में किया था। और इस पुख्ता इतिहास को कोई नहीं बदल सकता, मगर आज़ादी के बाद से ही राजनीतिक वर्ग की यह सोच रही कि आरक्षण का आधार जातिगत न होकर आर्थिक हो। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो आरक्षण है उसका जो आधार है वह जाति से रिलेटेड ना होकर ही वह आर्थिक हो। जैसे किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है तो उसको इस तरीके का आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है, यह हो सकता है कि व्यक्ति में योग्यता उसकी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से पैदा होती है। यदि किसी व्यक्ति को विपन्नता में जीना पड़ता है तो उसमें योग्यता कहाँ से पैदा होगी, और खोलकर समझा जाए तो एक गाँव के गरीब घर के बच्चे और शहर के अमीर घर के बच्चे में योग्यता जो है उसमें काफ़ी स्टार्टिंग से ही फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार योग्यता को ही यदि आधार जो है वो बनाकर राष्ट्र का विकास किया जाए तो 90% से ज़्यादा लोग इसके बाहर स्वतः खुद ही हो जाएंगे। और इसलिए वंचित लोगों में योग्यता पैदा करने के लिए उन्हें राज्य द्वारा विशेष सुविधाएं व छूट भी देनी चाहिए, जिससे वह बराबरी पर आने के काबिल हो सके। और आरक्षण का फॉर्मूला इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बराबरी पर आ जाए, जिसकी वजह से आरक्षण जो है वो दिया
जा रहा है और इसी वजह से उसने 10% वही गरीबों का आरक्षण देने के हक में रही है और इसी वजह से 10% जो आरक्षण सभी वर्गों के गरीबों को देने की व्यवस्था भी की है। मगर चुनाव में आरक्षण अब तक विमर्श का रूप ले चुके हैं। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरीके का फैसला होने वाला है आरक्षण को लेकर। अब इसी तरीके से जो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट एंड सर्विसेज इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ citizen which in opinion of the state and it is not adequately represented in the service under the state। सो आर्टिकल 16 रिजर्वेशन के बारे में ही बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल 16 जो दिया जाए जिसमें अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट एंड सर्विस इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, तो इसमें आर्टिकल 16 जो बात करता है और बाकी जो रिजर्वेशन भी है और भी इसके आर्टिकल जो हैं वो दिए गए हैं। जिस तरीके से जैसे कि आर्टिकल 14 है वो डिस्कस करता है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट जो है वो किया जाना चाहिए। अगर किसी भी तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट, रेस और रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स के ऊपर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जा रहा है तो आर्टिकल 14 कहा जा रहा है कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। सो हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर वर्ष होंगी एनसीईआरटी की पुस्तक अपडेट। शिक्षा मंत्रालय जो एनसीईआरटी की जो किताबें कहा जा रहा है कि हर साल उनको अपडेट किया जाएगा। तो अच्छी बात है अगर इस तरीके की न्यूज़ सच्ची है और अगर सही में होगा तो अपडेट जो होंगे जिससे बच्चों के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जिससे करंट की चीज़ें उसमें जुड़ेंगी, जो ट्रेंड में जो मतलब उस टाइम पर जो चीज़ें और थोड़ा सा ये सब चीज़ें सही है। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें अगर अपडेट होंगी तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षा परिषद जिसका नाम है एनसीईआरटी को सालाना जो पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा और अपडेट करने को कहा और अब तक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अपडेट करने की आवृत्ति पर कोई आदेश नहीं दिया गया और परिषद साल 2017 से समय समय पर सामग्री को संशोधित और अद्यतन करती रही है और महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से यह युक्तिकरण अभ्यास भी आयोजित किया गया था, लेकिन एजेंडा संचालित संपादन के जो है एक वर्ग के आरोप थे और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एनसीईआरटी को ही वार्षिक आधार पर समीक्षा करने और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले उन्हें अपडेट करने के लिए कहा गया है। और सूत्र के न्याय से ये भी कहा जा रहा है कि जो एनसीईआरटी की किताबें एक बार प्रकाशित होने के बाद कई वर्षों तक वैसी ही नहीं रहनी चाहिए, मतलब कि समय समय पर उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे किसी भी तरीके का डाटा है उसमें किसी भी तरीके की कोई पुरानी रिपोर्ट जो है वो उसमें डाली गई तो उनमें अपडेट जो है वो होने चाहिए। जैसे किसी भी जैसे मानो इकोनॉमिक्स की कोई बुक्स है उसमें क्या हो जाता है कि डाटा वगैरह पुराने हो जाते हैं, जैसे सेंसस वगैरह, तो अभी जैसे किताबें उनमें सेंसस वगैरह का डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है और जिसमें इकोनॉमिक्स की किताबें जो होती हैं उनमें काफ़ी ज्योग्राफी की भी किताबें होती हैं, ये सब चीज़ें, तो उसमें डाटा को जो है और भी अपडेट जो है वो करते जाना चाहिए और मुद्रण से पूर्व हर साल उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और यदि कोई बदलाव करना हो या कुछ नए तथ्य जोड़ने हो तो उन्हें पुस्तक में शामिल कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय बहुत है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे किताबों में उस तरीके के टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन उन टॉपिक्स का जोड़ा जाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है और काफ़ी अच्छी तकनीक है। और बता दें कि एनसीईआरटी के बीते दिनों में अपनी स्कूली किताबें की जो है कॉपीराइट उल्लंघन पर कुछ प्रशिक्षकों को चेतावनी जारी की थी और ये भी कहना है कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें हैं वो सभी कक्षाओं के लिए 2026 तक तैयार हो जाएंगी और नई एनसीएफ की तर्ज पर सभी कक्षाओं के लिए सारी पाठ्यक्रम जारी करने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा, तो ये अच्छी बात है। और इस साल एनसीईआरटी ने तीसरी और छठी कक्षाओं के लिए नई पुस्तकें जारी की है। तो थर्ड और सिक्स्थ क्लास है उनके लिए नई एनसीईआरटी किताबें जो हैं वो नई पुस्तकालय जो हैं उनके लिए आई हैं, जिसमें पुरानी किताबें जो चल रही थी वो नहीं चलेंगी, नई किताबें उन बच्चों के लिए आई हैं, मतलब नई चीज़ें उन्हें सीखने के लिए मिलेंगी और भी अच्छी। यूपीएससी परीक्षा के कारण बदली गई यूजीसी नेट की तारीख, जो इनकी यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम के लिए उनकी जो तारीख है वो चेंज कर दी गई है। जो परीक्षा 16 जून को होने वाली थी वो परीक्षा उनकी तारीख बदल कर अब जो है परीक्षा 18 जून को ली जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जो 16 जून से यूपीएससी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, 16 जून से यूपीएससी की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। जो बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम में देना चाहते थे तो उनकी डेट जो है वो 16 जून से यूपीएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। और ऐसे में यूजीसी जो नेट है उसका फॉर्म भर चुके हुए छात्र जो यूपीएससी परीक्षा में भी शामिल होना चाहते हैं केवल कोई एक परीक्षा ही दे सकते हैं। यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और यूजीसी ने उम्मीदवारों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यूजीसी नेट जो है उसको 16 जून से लेकर 18 जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
एक नई और थर्ड न्यूज़ जिसमें बात करेंगे खालसा दिवस परेड के बारे में, जिसमें अवसर पर जस्टिन ट्रूडो ने दिया भाषण और ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान समर्थक नारे। तो कि भारत कनाडा के संबंधों में बीते दिनों बढ़ते तनाव के बाद एक बार फिर वहां से निराशा वाली खबर जो सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनके सामने खालिस्तान के जो है वो नारे लगाए जा रहे थे। और जैसे ही कहा जा रहा है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब सिख समुदाय को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े तो भीड़ में से खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाए जा रहे थे। और उसके दौरान ट्रूडो ने देश में सिख समुदाय को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार हर कीमत पर उनके अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उनके साथ हमेशा से ही मौजूद रहेगी। और कनाडा की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक मूल्य जो है इसकी विविधता भी है। और हम अपने मतभेदों के बावजूद नहीं बल्कि अपने मतभेदों के कारण मजबूत है। लेकिन जब हम इन मतभेदों को देखते हैं तो हमें याद रखना होगा इस तरह के दिनों में ही नहीं, हर दिन याद दिलाना होगा सिखों को मूल्य जो है कनाडा के मूल्य से ही है। तो इसमें ये बताया जा रहा है जो कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने अपने भाषण में सब चीज़ें उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में सिख विरासत के लगभग 8 लाख जो है वो कनाडाई लोगों के लिए हम आपके अधिकार और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है इसमें कि आपसे कई लोगों के पास ऐसे प्रियजन हैं जिनके पास अक्सर देखना चाहते हैं कि यही कारण है कि हमारी सरकार ने हमारे देशों के बीच अधिक उड़ाने और अधिक मार्ग जोड़ने के लिए भारत के साथ एक नए समझौते पर भी बातचीत की है और अमृतसर सहित और भी अधिक उड़ानें जोड़ने के लिए समीक्षाओं के साथ काम करना जारी रखा है। और आज ही के दिन जिसे बैसाखी जो होती है, बैसाखी जिसे खालसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1699 में सिख समुदायों की स्थापना के साथ साथ सिख नव वर्ष की भी याद दिलाता है। तो ये जो न्यूज़ इसके सामने जिसमें जस्टिन ट्रूडो के सामने खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाए गए, जिसमें उन्होंने बाकी जो है सिखों को आश्वासन दिलाने के लिए अपने भाषण में कुछ इस तरीके से चीज़ें कही कि उनके अधिकार को वो हमेशा प्रोटेक्ट रखेंगे और भारत और भारत और ये जो कनाडा है वो साथ में जो है अच्छे संबंध जो बनाए रखेंगे, जिसमें उनके अधिकारों के बारे में बात करी जाएगी। 30 अप्रैल की बात करते हैं कि 30 अप्रैल को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई थी जिसमें उनका नाम जो है इतिहास में दर्ज है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जिसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड करेंगे आज के बारे में, जिसमें वजह है कि अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मजिस्ट्रेट पर बम फेंका था। तो आज ही के दिन 1030 में भारत में कई मंदिरों को लूटने वाले महमूद गजनवी का निधन हुआ था, बहुत बढ़िया। और 1598 में अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन किया गया था 1598 में। फिर 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन समवर्ती में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। फिर आज ही के दिन 1870 में भारतीय सिनेमा के पितामह धुंधीराज फाल्के और दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए बम फेंका, लेकिन दो बेगुनाह बम की चपेट में आकर वह मारे गए थे। 1936 में महात्मा गांधी ने अपना आवास बदला और वर्धा में सेवाग्राम आश्रम रहने लगे। 1945 में जो जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उनकी पत्नी ईवा ब्राउन ने जो है आत्महत्या की थी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और 1948 में जो जर्मन जो तानाशाह हिटलर और उनकी पत्नी ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में भी एक डिटेल्ड जो वीडियो हम लेकर आएंगे अभी। 1991 में जो है बांग्ला, अगर आप कमेंट करते हो कि भाई इस तरीके की वीडियो अगर चाहिए कि जो हिटलर है उनकी वाइफ के मतलब उनके बारे में स्टार्टिंग से लेके अब तक की अगर डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए कि किस तरीके से कैसे चीज़ें हुई थी, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर इस तरीके की कोई आपको वीडियो चाहिए, अगर डिटेल्ड वीडियो जो है आपको चाहिए तो। 1991 में बांग्लादेश में भीषण चक्रवात में 1.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और आज ही के दिन 2020 में हिंदी सिने जगत के जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर का कैंसर से निधन हुआ था। तो ये 30 अप्रैल के डेट है कि 30 अप्रैल की डेट को इतिहास में किस तरीके से जाना जाता है। जो लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। उत्तराखंड औषधि जो नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण में पतंजलि की दिव्या फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया। तो दिव्या फार्मेसी के जो इन उत्पादों को भ्रामक
जो है विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया। दिव्या फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है उनमें से आ जाता है स्वासेरी गोल्ड, स्वासेरी वटी, दिव्या बोकॉम, स्वासेरी प्रवाही, स्वासेरी अवलेह, स्वासेरी और मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीबी जो है ग्रिप और मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर, लिवर एडवांस, लिवा ग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, तो इसमें जो है इनके ऊपर इन कुछ 14 प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर बैन लगाया गया है। और जो व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो देख लीजिए इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिव्या फार्मेसी की ओर से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जो इनके लाइसेंस को रोक दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट जो एडिटोरियल इसमें आया है तो उसके बारे में बात करते हैं, जो कि अभी जंगल की आग के बारे में, जिसमें उत्तराखंड के जंगल में भीषण आग लगने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसके बारे में एक एडिटोरियल। तो जंगल जो उत्तराखंड है उसके जंगलों में भीषण आग लगी थी और जिससे जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया और पर्यावरण को काफ़ी क्षति भी पहुँची है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं के जंगलों में 25 से ज़्यादा जगहों पर आग लगी है और नैनीताल और उसके आसपास के जंगलों में भी आग लगी और भीषण आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आग इतनी ज़्यादा थी कि उसके ऊपर इजीली जो है वो कंट्रोल नहीं पाया जा रहा, तो काफ़ी टाइम बाद इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो पाया गया और आग से 108 हेक्टेयर जंगल जो है वो तबाह गया। और पिछले 24 घंटों में कुमाऊं क्षेत्र में आग लगने की वजह से 26 घटनाएँ हुई, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में 5 घटनाएँ हुई है। और एक नंबर 2023 में अब तक आग लगने की 575 घटनाएँ हुई हैं, जिसमें 689.99 हेक्टेयर वन क्षेत्र है प्रभावित हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि इनके जलने की वजह से उत्तराखंड के जो खजाने को अरबों लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है और प्रकृति को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है इन सब चीज़ों की वजह से। तो पर्यावरण प्रेमियों की याद रहेगा कि 2020 में ब्लैक समर ने हज़ारों घरों को नष्ट कर दिया गया था और लाखों जानवरों मारे गए थे और लाखों लोग व्यवस्थित जो है वो हो गए थे। और चरम जलवायु की जो घटनाएं अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अन्य यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल रही है। यह देश सालाना आधार पर जंगल की आग से निपट रहे हैं और भारत में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कारगर नीतियां ही नहीं है। और जंगल की मतलब यह है कि काफ़ी देशों में जंगल की आगों से निपटने के लिए काफ़ी नीतियाँ, लेकिन भारत में इस तरीके की कोई नीति नहीं है। और जंगल की आग पर संसद में भी चर्चा कम ही सुनने को मिलती है और ना ही जंगल की आग कभी चुनावी मुद्दा बनती है। तो जंगल की जो आग है, प्रकृति में होने वाली अनियंत्रित आग अक्सर के आपदाएँ जो हैं और जो विश्व स्तर पर वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक चुनौती जो है वो पैदा करता है। किसी भी आग के अस्तित्व में रहने के लिए 3 स्थितियां मौजूद होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आग लगती है, तो 3 कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जिनकी वजह से आग जो है बढ़ने के, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करना, तो वही आग में मतलब यह है कि आग जिसकी वजह से लगती है, जिसमें होना चाहिए ईंधन, ऑक्सीजन और एक ऊष्म स्रोत। इसे अवसर अग्नि त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। और जंगल के मामले में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है और ईंधन की आपूर्ति सूखे पेड़, जो घास फूस और विशेष रूप से शुष्क गर्मी के महीनों में शुष्क मौसम वगैरह से काफ़ी ऊष्मा भी मिलती है, जिसकी वजह से आग जो है वो फैलने का काम भी करती है और आग जो है वो फैलती चली जाती है। और अक्सर चरवाहे नई घास की खेती को प्रोत्साहित करने की उम्मीदों में सूखी घास में आग जो है वो लगा देते हैं और काट कर जलाने तथा संगठित खेती में भी आग का उपयोग किया जाता है। और बिना ध्यान दिए कैंप फायर करना और कूड़ा जलाना, सिगरेट के ढूंढ जलाना और आपराधिक इरादे से जानबूझकर आग जलाना कुछ अन्य मानव निर्मित कारण है। और जंगल माफिया और भूमाफिया भी किसी हद तक जंगलों में आग के लिए जिम्मेदार है। और भारत के पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले वन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार देश में 95% जो है जंगल की आग मानव निर्मित है। कितने परसेंट? जो 95% आग कही जाती है कि जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा लगाई जाती है। और भी चीज़ें इसमें देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और स्थानीय लोग भी वन विभाग की मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस आपदा से कैसे निपटारा जो है वो पाया जाए। पूरे देश के लिए ये समान नीति का अभाव है, जबकि ये ज़रूरत है कि देश भर में एक समान और ठोस नीति अपनाई जानी चाहिए। भारत में जंगल की आग के 4 समूह हैं। उत्तर पश्चिमी की कहाँ पर जो है भारत में जंगल में आग लगने की काफ़ी ज़्यादा कारण, मतलब कौन कौन सी जगह पर लगती है, जिसमें आ जाता है उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य घाट और पश्चिमी पूर्वी घाट। उत्तर पश्चिमी हिमालय में आग लगने का जो है कारण, वो चीड़ के पेड़ों को
बताया जाता है। और घने ज्वलनशील कूड़े और गर्मियों में बड़ी मात्रा में चीड़ की टहनियाँ और पत्ते एकत्रित हो जाते हैं, जो आग लगने का मुख्य कारण, जो शहर और गांव के करीब हैं। और ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। और आग बुझाने के लिए अग्नि जो है सुरक्षा के हर उपाय जो है वो अपनाए जाने चाहिए। और अब तो ड्रोन से जंगलों की लगातार निगरानी भी की जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार की आपसी सहयोग से ही वन जो है प्रबंधन का मुक्त अपनाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जिसमें हम देखो, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है तो उसमें इस तरीके की चीज़ें पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के किन जंगलों में आग लगी थी, तो ऐसे कुमाऊं के जंगल में आग लगी थी। लेकिन इस चीज़ से मेंस की आंसर राइटिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जो फॉरेस्ट फायरिंग का एक टॉपिक जो है, जंगल में आग लगने की बातें आ सकते हैं, किस वजह से लगती है, क्या क्या जो है निर्देश सरकार को लेने चाहिए, कैसे कंट्रोल की जा सकती है जंगल में जो आग लग रही है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जंगल में आग लगाने का कारण बनते हैं, और उन सब चीज़ों पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जो कि हमने आपके सामने डिस्कस किया। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई जिसमें स्मार्टफोन्स के बारे में बात की गई है। तो जैसे कि देखा जा सकता है कि जो स्मार्टफोन्स का जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है वो बढ़ गया है। जैसे मतलब पढ़ाई वगैरह, तो एक लिमिट, पढ़ाई भी अगर जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह से यूट्यूब से करते हैं तो एक लिमिटेड तौर पर ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहना या उसी में रहना, तो वो एक दिमाग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो करता है। तो क्या स्मार्टफोन ने चिंतित जो है वो पीढ़ी जो है वो चिंतित पीढ़ी जो है वो पैदा कर दी है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है जोनाथन हैडेड की एक नई किताब जिनका नाम है द एनकीसियस जनरेशन, तत्काल कार्रवाई का आह्वान जो है वो कार्रवाई का आह्वान करती है। और उनका तर्क है कि इस बात के पर्याप्त सब मौजूद है कि किशोरों द्वारा स्मार्टफोन का व्यापक उपयोग मानसिक जो है वो स्वास्थ्य संकट का कारण बन रहा है, और उनकी स्मार्टफोन पहुँच को सीमित करने के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और विधायी कार्रवाई की आवश्यकता कही जा रही है। हैडेड ने अपनी पुस्तक की जो शुरुआत इस रूप से की है कि कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको अपने 10 वर्षीय बच्चे को मंगल ग्रह पर बड़ा होने का अवसर दिया हो, और इसमें दो राय नहीं है कि विकिरण और कम गुरुत्वाकर्षण स्वस्थ किशोर के विकास को बाधित कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक पीड़ा हो सकती है, और निश्चित रूप से जोखिम को देखते हुए अब प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। एक दशक पहले माता पिता अपने उत्साहित किशोरों को दिए जाने वाले चमकदार और नए स्मार्टफोन के भीतर छिपे खतरे को नहीं जान सकते थे, लेकिन इस बात के सबूत बढ़ रहे हैं कि जो बच्चे स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं वे परेशानी में। और हैडेड 2010 से लेकर 15 की अवधि को महान रीवायरिंग कहते हैं। यह वह समय था जब किशोरों का तंत्र स्मार्टफोन के व्यापक दैनिक प्रयोग के कारण चिंता और अवसाद से ग्रस्त हो गया था। एडेड के दो केंद्रीय दावे हैं कि जैन हेड एक बड़ी मानसिक महामारी से पीड़ित है, और इसके लिए स्मार्टफोन काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, और पाठकों को इन दोनों दावों से सावधान रहना चाहिए। इस अर्थ में नहीं कि हमें उन पर विश्वास करने से बचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपनाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह विश्वास करना खतरनाक रूप से आसान है कि बच्चे ठीक नहीं हैं। बुजुर्ग नियमित रूप से युवा पीढ़ी से निराश होते हैं। हैडेड स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि अन्य विशेषज्ञों ने व्यापक किशोर चिंता के दावों के खिलाफ तर्क दिया है, और जवाब में वह कई अलग अलग स्रोतों से हालों के सबूतों का हवाला देते हैं, न केवल समस्याओं की स्वयं रिपोर्ट बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या दर वगैरह की भी बातें की जा रही हैं। और हैडेड के साक्ष्य लगातार 2010 के आसपास के हैं, और पहले लड़कियों के बारे में बात करते हुए किशोर मानसिक स्वास्थ्य विकारों और कल्याण संबंधी चिंताओं में वृद्धि दर्शाते हैं। और मोटे तौर पर कहें तो अमेरिका के आंकड़े मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दर्शाते हैं, जो पहले लगभग 5 से 10 किशोरों को परेशान करती थी, अब बढ़ते बढ़ते लगभग दुगनी संख्या तक पहुंच चुकी है। और यह आंकड़े बताते हैं कि चिंतित पीढ़ी शब्द कुछ हद तक भ्रामक है, और जैन हेड के अधिकांश लोगों को चिंता संबंधी विकार नहीं है, और जिन्हें ऐसा है उनमें से लगभग आधों को स्मार्टफोन के ना होने का फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर संख्याएं जो है चिंताजनक बनी हुई हैं। कोई भी
माता पिता अपने बच्चों को कोई भी ऐसा पदार्थ सौंपने में सहज नहीं होंगे जिसके बारे में उन्हें पता हो कि कुछ ही वर्षों में वह बच्चों से मानसिक विकार उत्पन्न होने की 10 में से एक संभावना है। और ऐसे आंकड़े भी ये बताते हैं कि बिना विकार वाले बच्चे में भी बच्चा अकेलेपन और अन्य संबंधित पीड़ाओं से प्रभावित हो रहा है। और ये बात कि अपनी वैचारिक प्राथमिकता समझे। यदि हम स्वीकार करते हैं कि कोई गंभीर समस्या है तो उसके कारण पर प्रश्न उठता है, फिर हम इस प्रश्न के सहज रूप से आकर्षक उत्तर का विरोध करेंगे। चिंता की बात यह है कि हम सभी आईने में वही देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं या जो हमारी पसंदीदा विचारधारा हमें बताती है कि हमें उम्मीद जो है वो करनी चाहिए। मैं हैवी हेड जो है वो हैवी मेटल संगीत और हैंड डग हॉर्न और ड्रैगन के बारे में घबराहट को याद करने के लिए काफ़ी बूढ़ा हो गया है, जो कि हेडेड जो है वो अपने बारे में बातें बता रहे हैं कि हेडेड स्वयं इस जाल में फंस गया और कम से कम आंशिक रूप से पिछली किताब द कॉडलिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड में हेडेड और उनके सह लेखक ग्रेग लुकिफिनियम ने तर्क दिया कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में प्रचलित हानिकारक विश्व दृष्टि और मान्यताएं जो युवाएं हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य परिणाम को चिंता में डाल रही थी। अब जेदा जा रहे कंटेनर पर किया गया हमला और लाल सागर में 3 मिसाइलें दागी और हूती विद्रोहियों पर शक। यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर में सोमवार को एक कंटेनर पोत को निशाना बनाकर कथित रूप से मिसाइल से हमला किया है। ये भी जानकारी दी जा रही है कि इस अहम समुद्री मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय पोतों के खिलाफ अब उनके अभियान की कड़ी में भी नया हमला और ब्रिटेन की सेना की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने यह कहा कि हमला यमन में मोखा के अपतटीय क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा उसने और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है कि माल्टा का ध्वज लगे कंटेनर पोत को 3 मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है। और दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर फिलिस्तीन का झंडा फहरा है। तो अमेरिका की जो हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर फ़लस्तीनियों का झंडा फहरा गया और देश की यूनिवर्सिटी में इजराइल विरोधी प्रदर्शन हुए तेज़ और अब तक पुलिस जो है वो कर चुकी है 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार। फ़िलिस्तीन में के समर्थन अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में जो हो रहे प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे और देश भर में अब तक करीब 900 छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका। और ताज़ा मामला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है जहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं छात्रों ने कैंपस जो है वो परिसर में लगी जो जॉन हार्वर्ड के जो स्टैचू है उस पर अमेरिकी झंडे को हटाकर उसकी जगह फ़िलिस्तीन का झंडा जो है वो लगा दिया। और यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब फ़िलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने अपने प्रदर्शन को ख़त्म करने से जो है वो इनकार कर दिया। और हार्वर्ड के प्रवक्ता ने इस घटना को यूनिवर्सिटी पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए कहा। और इससे पहले सर्दर्न कैलिफोर्निया कैंपस में सैकड़ों छात्रों ने टेंट लगाकर प्रदर्शन भी किया था। और विरोध प्रदर्शन पर रविवार को व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन को मामले में जुड़े अपडेट दिए जा रहे हैं और हालांकि मामले को संभालने की जिम्मेदारी फिलहाल लोकल प्रशासन पर छोड़ी गई है। और प्रदर्शन जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे प्रदर्शन कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गए। और कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में शनिवार को छात्रों ने गाजा में नरसंहार रोकने की मांग जो है वो साथ कैंपिंग की और वहीं के सिडनी की यूनिवर्सिटी में टेंट लगाए नजर आए। गाज़ा पर जारी रहा हमला तो नहीं होगी जंग बंदी। हमास ने इजराइल को दी चेतावनी और हमास के एक अधिकारी ने कहा कि इजराइल अगर गाज़ा में युद्ध समाप्त नहीं करता है तो उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। और जो कि वहाँ की एजेंसी है हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जोहरी ने रविवार को एक बयान में कहा कि समूह ऐसे किसी भी समझौते का स्वीकार नहीं करेगा जिसमें गाज़ा में युद्ध की समाप्ति शामिल नहीं है। और इजराइल हवाई हमलों में 15 की जो है वो मौत हुई है और सहायता आपूर्ति बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयास हो रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार को पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा शुरू करने के बाद यह कहा कि युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इजराइल को और अधिक प्रयास करना चाहिए। और इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से ब्लिंकन जो है इस क्षेत्र का एक 7वां राजनीतिक दौरा है जिसमें वह इजराइल की यात्रा भी करेंगे। तो ये थी हमारी 30 अप्रैल की कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज़ एनालिसिस जिसमें हमने वर्ल्ड अफेयर्स देखा,
इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखी और जो कंट्री में जो नई नई चीज़ें हैं जिसमें नए नए टॉपिक्स जो हैं वो ट्रेंड में चल रहे हैं वो कवर किया गया। अगर इस तरीके की वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमको आपको लगता है कि इस वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप थोड़ा सा कमेंट उसके बारे में कीजिए कि किस तरीके से इम्प्रूव इसको किया जा सकता है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि इस टॉपिक पे जो है डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। सो थैंक यू।